नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज गए हैं। हाजिर हैं हम तमाम ताज़ा और अहम खबरें लेकर। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 14 बागी विधायक अयोग्य करार। दल बदल कानून के तहत हुई कार्रवाई। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापों पर राजनीति। अरविंद केजरीवाल का आरोप, प्रधान सचिव के बहाने उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। केंद्र और सीबीआई का इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, अरुण जेटली को बचाने के लिए की गई छापेमारी। वित्त मंत्री ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। लोकसभा में फिर उठा पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, दलित विरोधी है राज्य सरकार। अकाली दल ने बताया राजनीति से प्रेरित। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-29 का प्रक्षेपण आज शाम 6 बजे छोड़े जाएंगे सिंगापुर के 6 उपग्रह। शहरी और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। अरुणाचल प्रदेश में आज से बुलाए गए शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले कल कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया। अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों के एक गुट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा का सत्र भी तय समय से लगभग 1 महीने पहले बुला लिया गया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। बीजेपी के 11 विधायकों की नोटिस पर स्पीकर नाबाम राबिया के खिलाफ आज महाभियोग प्रस्ताव पर विचार होना है। मंगलवार को विधानसभा के सचिव की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के तहत विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। 60 विधानसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 47 विधायक हैं, जिनमें से 21 ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी के खिलाफ 3 महीने से बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। दरअसल कांग्रेस में ही विरोधी गुट के नेता और मौजूदा वित्त मंत्री काले खुपुल को इन बागी विधायकों का समर्थन मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा कल राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र को महीने भर पहले बुलाने का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने बीजेपी के इशारे पर विशेष सत्र बुलाया है। पार्टी ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा है कि संसद में किसी विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। पार्टी का कहना था कि राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे संविधान की हत्या बताया। गवर्नर ने विधानसभा का एजेंडा भी खुद ही फिक्स किया है। गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये कह दे कि स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेगा, डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। गवर्नर को ये अथॉरिटी नहीं है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा। सदन के नेता अरुण जेटली ने राय दी कि नियम 238 के तहत इस पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती। What is happening in a state assembly has never been discussed in this house, should never be discussed in this house. If you allow this discussion, tomorrow state assemblies will start discussing what happens in this house. उपसभापति पीजे कुरियन ने भी व्यवस्था दी कि इस नियम के तहत राज्यपाल पर चर्चा नहीं की जा सकती। According to Rule 238, the position, a person in position, an authority like governor, can be discussed only through a substantive motion. Now let me say. Substantive motion, number one. Second, proceedings of the Legislative Assembly will not be discussed. दरअसल इस घटनाक्रम के पीछे अरुणाचल में कुछ समय से चल रही बीजेपी और कांग्रेस की रस्साकशी है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायक हैं। बीते दिनों कांग्रेस के 13 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ डिप्टी स्पीकर तेनजिंग नोरबू की अगुवाई में बगावत कर दी। इस पर पार्टी ने डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया। जवाब में बीजेपी ने स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने का नोटिस दिया। राज्यपाल की ओर से जारी एजेंडे में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पहले स्थान पर है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली सचिवालय में कल सीबीआई के छापों के मामले ने तूल पकड़ लिया। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठा। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस पर सफाई देनी पड़ी।
तो वहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर बदला लेने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि प्रधान सचिव के दफ्तर पर छापेमारी करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने सीएम ऑफिस जाकर फाइलों की तलाशी ली है। हालांकि सीबीआई ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार का सचिवालय सुर्खियों में है। सुबह 10 बजे के करीब जब सीबीआई की टीम सीएम के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर को खंगालने पहुंची तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे बदले की राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं सीबीआई ने आरोपों को खारिज करते हुए गलत संदेश फैलाने का आरोप लगाया। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में अरुण जेटली ने सफाई दी। उन्होंने सदन को बताया कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। The Chief Minister of Delhi, his office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. सरकार और सीबीआई की सफाई के बावजूद दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें प्रधान सचिव के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं है, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। सीबीआई ने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके ऑफिस और ठिकानों पर दिल्ली और यूपी में 14 जगहों पर छापेमारी की गई। आरोप है कि साल 2007 से 2014 के बीच इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी ठेके दिलाने में एक प्राइवेट कंपनी की मदद की। सीबीआई की हुई छापेमारी ने एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार जहां सीबीआई को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के जरिए माप रही है, वहीं केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र उनके कामकाज में दखल अंदाजी कर रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। दिल्ली सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाने के लिए छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। शाम होते होते कैमरे के सामने आकर उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष ने छापेमारी को गलत बताया है। और जितनी भी अब तक की मर्यादाएं हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, वो भंग हो रही हैं। और ये विचित्र बात है, सहसा यकीन भी नहीं होता। The timing, the circumstances, that's all indicate there is an element of political vendetta. तो ये सदन में प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और क्या है नहीं है उनको खुलासा करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई सरासर उन्हीं का अधीन है। चीफ मिनिस्टर शुड बी इन्फॉर्म। ये ऐसा तरीका अच्छा नहीं है। इससे स्टेट और सेंटर का रिलेशन इम्प्रूव नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के पास करोड़ों की संपत्ति है, उन पर सीबीआई और सरकार की नजर क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश के कई नाम, छत्तीसगढ़ के सचिवालय, मुख्यमंत्री के सचिवालय के कई नाम, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिवालय के अधिकारियों को बताता हूं, जिनके पास कुछ नहीं तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। क्या मोदी जी साहस करेंगे? क्या सीबीआई डायरेक्टर साहस करेंगे? क्या रेवेन्यू इंटेलिजेंस साहस करेगी? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टर साहस करेगी? उधर केंद्र सरकार की दलील है कि कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद ही सीबीआई ने छापेमारी की है। किस कानून में लिखा हुआ है कि सीएम के सेक्रेटरी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप है और अगर कोर्ट का सर्च वारंट है तो सीएम से पूछना पड़ेगा? सीबीआई छापेमारी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है।
आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की दलील सही है या फिर दिल्ली सरकार के आरोप। केंद्र और दिल्ली सरकार की सियासी बयानबाजी अब और तल्ख हो चली है। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री को लेकर प्रतिक्रिया से दोनों के संबंध बिगड़ने का अंदेशा है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि वो इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं बोल सकते। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने कल लगातार दूसरे दिन भी पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने अकाली बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस ने पंजाब सरकार को दलित और महिला विरोधी करार दिया। दलितों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में दलित और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं के लिए पंजाब सरकार से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं। आज देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो को हम देखें तो हर 18 मिनट दलितों के विरुद्ध अत्याचार किया जाता है। हर दिवस 3 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सदन को बाधित करना अनुचित है। अफसोस की बात कि आज दलितों के ऊपर भी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं इस सदन का, इस देश का ध्यान लाना चाहती हूँ कि जो हुआ बिल्कुल गलत था। 2 गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई और जिन्होंने करी वो गैंगस्टर भी पकड़े गए हैं। अलग अलग राज्यों से जाके उनको पकड़ा गया गया है। State government cannot be defamed. 1 hour they did not allow the business to transact. They should have the patience. They should raise the issue. They should take the permission of the chair. स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसे राज्य का मुद्दा बताते हुए कांग्रेस से सदन की कार्यवाही में सहयोग की अपील की। हालांकि सरकार के रुख पर विरोध जताते हुए कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी के सांसद सदन से बाहर चले गए। मुझे लगता है इस विषय पे अभी चर्चा हम नहीं, सभी आप अगर सभी लोग एग्री हो, आप सभी लोग हो सकता है सभी लीडर्स बैठिए, मैं आई एम रेडी टू सिट विद ऑल ऑफ यू और आप मुझे बताइए इसका हल क्या निकल सकता है। आई एम रेडी टू डिस्कस बट नॉट लाइक दिस। दरअसल पंजाब के अबोहर में 2 लोगों के हाथ पांव काट देने की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अकाली दल के एक नेता और उसका भतीजा भी शामिल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद नहीं चलने के लिए विपक्ष को दोषी करार दिया है। केरल दौरे के दूसरे दिन कोल्लम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने आरोप लगाया। केरल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम में पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उनके योगदान को याद किया। हम जैसे दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, ऐसे लोगों की उंगली पकड़ करके अगर कोई महापुरुष शिक्षा के द्वार तक ले गया हो, हम लोगों की जिंदगी बदलाने लाने का प्रयास किया हो, तो वो हमारे लिए सब कुछ होता है। इस मौके पर उन्होंने संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचना की। जिन लोगों को पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने घर भेज दिया, पराजित कर दिया, उन लोगों ने तय किया है हम तो बर्बाद हुए लेकिन तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम संसद को चलने नहीं देंगे। देश का जो होगा होगा। हमको पराजित किया है, अब देख लो हम कैसा करते हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी को अलग रखने से पैदा विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर के परिवार ने खुद को कार्यक्रम से दूर रखा। My father, who is a staunch congressman, who is a Gandhian, is pictured as a politician, a BJP man.
that which I cannot stand. I will definitely fight it to the last moment. इससे पहले प्रधानमंत्री कोच्चि तट से 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में जंगी जहाज INS विक्रमादित्य पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तक चली इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मामलों से जुड़े कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ये पहला मौका है जब ये सम्मेलन राजधानी दिल्ली से बाहर हुआ। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के अलावा तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी है, हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। मैं हूं अमी मुल्लन। नमस्कार, मैं हूं रुचि और मैं हूं मानुषी। मैं हूं कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। मैं हूं नंदिनी श्रीकांत। मैं हूं नीरज केवल। मैं हूं अमित त्रिवेदी। मैं हूं पंडरी दादा। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. मैं हूं वरुण ग्रोवर। मैं हूं रजत कपूर। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9% को खर्च में कटौती किए बिना हासिल कर लिया जाएगा। लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कल चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने यह बात कही। उन्होंने माना कि कुछ वजहों से 8% की विकास दर हासिल करने में मुश्किल हो रही है। मैं सिर्फ एक विषय पे कुछ बोलना चाहता हूं। माननीय Last year we ended with a fiscal deficit of 4. So I have only a small journey to achieve from 4 to 3.9. And we are possibly going to achieve that target. And therefore, after a number of years, the current year will be a year where it's not 3.9 fiscal deficit which is important, but the quality of that fiscal deficit will also be important. We will achieve that fiscal deficit without cutting any expenditure. So what we have promised to schemes, what we have promised to ministries will not be cut down. What we have promised to the states will not be cut down. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कमी हो गई है। पेट्रोल में 50 पैसे और डीजल में 46 पैसे की कमी की गई है। घटी कीमतें बीती रात से लागू हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $36 के स्तर तक आ जाने के कारण कीमतें कम हुई हैं। इस कमी के बाद दिल्ली में पेट्रोल अब ₹59.98 प्रति लीटर और डीजल ₹46.09 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 15 दिन में दूसरी बार तेल के दामों में कमी की गई है।
देश के निर्यात में लगातार 12वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में निर्यात 24.4% गिरकर 20 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक नवंबर में आयात में 30.30% की कमी आई। ये 29 अरब 8 करोड़ डॉलर का रहा। व्यापार घाटा भी कम हुआ है। नवंबर में व्यापार घाटा 9 अरब 78 करोड़ डॉलर रहा। पिछले साल नवंबर में यह आंकड़ा 16 अरब 23 करोड़ डॉलर था। नवंबर में सोने और तेल का आयात घटा। लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने पैन नंबर को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके तहत 2 लाख से ऊपर के नकद लेन देन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 10 लाख से ऊपर की अचल संपत्ति की खरीदारी के लिए पैन नंबर जरूरी होगा। अगली 1 जनवरी से 50,000 से ऊपर के होटल बिल और विदेश दौरों के टिकटों के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा हर तरह के बैंक खाता खोलने के लिए पैन नंबर अनिवार्य होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों को इस प्रावधान से अलग रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रत्यक्ष कर के संग्रह में 30 से 40 हजार करोड़ की कमी हो सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में चुनाव खर्च को लेकर कोई कारगर कानून नहीं है। इस वजह से चुनाव पर होने वाले कुल खर्च का 80% से ज्यादा चुनाव आयोग की नजर में आ ही नहीं पाता। आयोग के मुताबिक खर्च का सही हिसाब रखने के लिए चुनाव से जुड़े कानूनों में सुधार की जरूरत है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए डीजल गाड़ियों पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने ग्रीन टैक्स बढ़ाने के संकेत दिए। साथ ही भारी वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध का जिक्र किया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों से लिया जाने वाला ग्रीन टैक्स अब 700 से बढ़ाकर 1300 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल इंजन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है। जहां इन्वायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज जो ईसीसी कहते हैं, जो ट्रक पे लागू होता है, उसको बढ़ाने की मांग थी। कोर्ट ने कहा है कि उस पे वो फैसला देगा कल। और जो ट्रक दिल्ली नहीं आने चाहिए उनको, जो उनको नॉन डेस्टिनेट कहते हैं, उस पे रोक लगी जाएगी पूरी तरह से और ईसीसी बढ़ाया जाएगा जिससे प्रदूषण और कम हो। इसरो आज शाम 6 बजे सिंगापुर के 6 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इन्हें PSLV C-29 के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। सिंगापुर के इन उपग्रहों का वजन 600 किलो से कुछ ज्यादा है। ये पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह हैं। इस साल इसरो का ये आखिरी प्रक्षेपण है। 11 नवंबर को इसरो ने फ्रेंच गुयाना से संचार उपग्रह GSAT-15 का प्रक्षेपण किया था। इसरो ने अब तक 20 देशों के 51 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगले 3 महीने में 3 और उपग्रहों का प्रक्षेपण होना है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया में शांति प्रक्रिया पर अमेरिका और रूस ने कई मतभेद सुलझा लिए हैं, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य पर दोनों पक्षों में मतभेद बने हुए हैं। मॉस्को में कल अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि शुक्रवार से न्यूयॉर्क में सीरिया शांति वार्ता का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। बैठक के बाद केरी ने कहा कि दोनों पक्ष शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश फिलहाल मतभेदों को एक तरफ रखने में रजामंद हैं। वहीं लावरोव ने बैठक को अच्छा बताया और कहा कि अमेरिका और रूस एक दिशा में बढ़ रहे हैं। You know, we focus today not on our differences about what can or can be done immediately about Assad. We focused on a process, on the political process. We're also laying the groundwork for a nationwide ceasefire as soon as possible, and we hope that we can achieve that soon. Поддерживаем идею созыва в Нью-Йорке в эту пятницу, 18 декабря, очередной встречи международной группы поддержки Сирии на уровне министров. И рассчитываем, что по ее итогам, с согласия всех ее членов, सऊदी क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने IS के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 34 इस्लामिक देशों का संगठन बनाने का ऐलान किया है। इसमें 18 देश अरब के हैं, जबकि 16 देश एशिया और अफ्रीका से होंगे। गठबंधन में ईरान को शामिल नहीं किया गया है।
सऊदी अरब के नेतृत्व में मुस्लिम देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एकजुटता दिखाई है। 34 देशों के इस गठबंधन में मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, खाड़ी के अरब देश और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। नए सैनिक गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब करेगा और इसकी सैन्य कार्रवाई का संचालन भी रियाद से किया जाएगा। وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي ضر منه العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل. فسوف تنشأ غرفة عمليات. नए गठबंधन की घोषणा में कहा गया है कि आतंकवाद से देशों को बचाना नए गठबंधन का लक्ष्य होगा। हालांकि इस गठबंधन में ईरान का नाम शामिल नहीं है। इधर अमेरिका ने सीरिया और इराक में आईएस के खिलाफ हमले और तेज करने की बात कही है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि आईएस का खात्मा करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। जयपुर में ठंड से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। जयपुर में कल सबसे ठंडी रात रही। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। इससे सीकर के फतेहपुर में कल पारा 0 से नीचे चला गया। चुरू में भी तापमान 0 के पास पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के लेह में तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे है। कारगिल में भी पारा 0 से करीब 11 डिग्री नीचे चला गया है। श्रीनगर में भी तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। हरियाणा और पंजाब में भी कई जगहों पर पारा सामान्य से काफी नीचे है। पंजाब में 2.5 डिग्री तापमान के साथ अमृतसर सबसे ठंडी जगह है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक दो दिन से बहुत ठंड हुई है। यहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ, कुफरी वगैरह में हल्का यहाँ पे भी हुआ, जिस वजह से थोड़ा हमने यहाँ ठंड से बचने के लिए आग वगैरह जला रखी है। गलन बहुत है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठंडी बहुत लग रही है और अलाव की भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पे अलाव और कुछ गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए यहाँ पे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 14 बागी विधायक अयोग्य करार। दल बदल कानून के तहत हुई कार्रवाई। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापों पर राजनीति। अरविंद केजरीवाल का आरोप, प्रधान सचिव के बहाने उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। केंद्र और सीबीआई का इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, अरुण जेटली को बचाने के लिए की गई छापेमारी। वित्त मंत्री ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। लोकसभा में फिर उठा पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, दलित विरोधी है राज्य सरकार। अकाली दल ने बताया राजनीति से प्रेरित। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-29 का प्रक्षेपण आज शाम 6 बजे छोड़े जाएंगे सिंगापुर के 6 उपग्रह। शहरी और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद।